पार्टिकुलेट मैटर के बाद हमारे पास में आता है कि गैसियस पॉल्यूटेंट और बचा। कुछ एक वेट स्क्रबर में अगर रिमूव हो रहा होगा तो रिमूव हो रहा होगा, बट क्योंकि वो हमारा मेन पर्पस नहीं था, हमारा मेन पर्पस वहां पर पार्टिकुलेट मैटर था, इसलिए हम ये मानते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर ही रिमूव हुआ है। अभी आपके पास उस एयर में पॉल्यूटेंट गैसेस वहां पर बची हैं, तो इन गैसियस पॉल्यूटेंट को निकालने के लिए आपके पास में अब जो डिवाइसेस यूज करते हैं, अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मेनली आपके पास में इन गैसियस पॉल्यूटेंट को निकालने के लिए 4 टाइप की डिवाइस आप यूज करते हैं, जिसमें से एक है आपके पास में दैट इज योर एडॉप्शन यूनिट, एक है आपके पास में एब्जॉर्प्शन यूनिट, एक है आपके पास में कंडेंसेशन यूनिट और एक है आपके पास में कंबस्टन या फिर इंसिनरेशन यूनिट। सबसे पहले क्या बोला, एडॉप्शन यूनिट। एडजॉर्प्शन यूनिट कहने का मतलब उसके सरफेस पर आप उसको स्टिक करवा रहे होगे, गैस के पार्टिकल को, गैस को आपके पास में गैसियस एफ्लुएंट को आपके पास उसके सरफेस पर अटैच करवा रहे होगे, दैट इज योर एडजॉर्प्शन यूनिट। जैसा नाम वैसा काम। दूसरा एब्जॉर्प्शन यूनिट, कि आपके पास कोई हो सकता है लिक्विड मीडियम हो, आपने पास करवाया, मान लो कि शक्कर, फॉर एग्जांपल शक्कर नहीं होगी बट फॉर एग्जांपल कि हवा में है शक्कर और हवा को पास करवा दिया पानी से, शक्कर पानी में पूरा पूरा घुल गया, काम खत्म हो गया, आपने बोल दिया एब्जॉर्प्शन यूनिट। सो दूसरा कौन सा, एब्जॉर्प्शन, की अपने अंदर वहां पर उसको एब्जॉर्ब कर ले। सो सेकेंड यूनिट इज व्हाट, सेकेंड यूनिट इज एब्जॉर्प्शन यूनिट। इज इट ओके? थर्ड यूनिट की बात करो, थर्ड यूनिट आता है कंडेंसेशन यूनिट। हर एक आपके पास में यहां पर एक, अगर बात करें किसी भी गैसियस स्ट्रीम की, तो अगर वहां पर उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ाया जाए, क्या बढ़ाया जाए, पार्शियल प्रेशर, अगर उसका पार्शियल प्रेशर वहां पर बढ़ाया जाए जब तक कि वो उसके वेपर प्रेशर के इक्वल या उससे ज्यादा ना हो जाए, तो वहां पर उसको कंडेंस करवाया जा सकता है। इस प्रिंसिपल पर बेसिस यूनिट क्या हो गया, कंडेंसेशन यूनिट हो गया। और लास्ट आता है कंबस्टन और इंसिनरेशन। हर एक आपके पास हाइड्रोकार्बन ले लो, आपके पास में कोई भी गैस ले लो, हर एक का अपना एक बर्निंग पॉइंट वहां पर होता है, तो आपने वहां पर यूनिट को क्या बोल दिया, कंबस्टन और इंसिनरेशन यूनिट बोल दिया। तो बेसिकली जैसे वहां पर 5 थे, ग्रेविटेशनल था आपके पास में, वेट स्क्रबर था, फैब्रिक फिल्टर, ईएसपी, साइक्लोनिक वाला था, तो आपके पास यहां पर सिमिलरली 4 डिवाइस आते हैं। इनमें से एक है एडॉप्शन यूनिट, एक है एब्जॉर्प्शन यूनिट, एक है कंडेंसेशन और एक है कंबस्टन या फिर इंसिनरेशन यूनिट। और सबसे पहला उठाया हमने कौन सा, सबसे पहला हमने उठाया यहां पर दैट इज योर एडॉप्शन यूनिट, एडजॉर्प्शन यूनिट। इज इट ओके? एडजॉर्प्शन यूनिट की बात करें तो अगर यहां पर हम एक एक पॉइंट मैंने लिख दिए हुए हैं पहले से, और इन्हीं को मैं एक एक करके उठा के समझा देता हूं। आपके पास क्या होता है, एक एडजॉर्प्शन बेड होता है, जनरली कैसा, आपके पास में पोरस मटेरियल का, कैसा मटेरियल, पोरस मटेरियल, की वहां पर उसका पोरोसिटी हो, मतलब आप गैस को पास करवा रहे हो, आप उस गैसियस पॉल्यूटेंट को पास करवाते हैं। इस गैसियस पॉल्यूटेंट को इस बेड से आपने यहां पर पास करवाया जिसका कुछ पोरोसिटी था वहां पर, ठीक है। बट जब आपके पास में यहां पर आप इस गैसियस पॉल्यूटेंट को पास करवाओगे तो उस बेड से टकराता हुआ जाएगा, आपके पास वॉइड से निकलता हुआ जाएगा। तो अब डिपेंड करता है कि आपने बेड कौन सा यूज किया है। तो क्योंकि नाम है आपके पास में एडजॉर्प्शन बेड, तो आप यहां पर एडजॉर्बेंट ही यूज कर रहे होगे, तभी तो आपने बेड का नाम दिया, नहीं तो नाम ही क्यों देते तुम। तो यहां पर तुमने एडजॉर्बेंट यूज किया तो तुमने बोल दिया एडजॉर्प्शन बेड। इज इट ओके? अब यहां पर जो एडजॉर्प्शन करवाओगे ये 2 टाइप का करवा सकते हो, या तो तुम फिजिकल एडजॉर्प्शन करवाओगे या केमिकल। फिजिकली मतलब नॉर्मली अटैच हो रहा होगा, केमिकल का मतलब हो सकता है आपने जो कंटेंट यूज किया है उससे जब एयर टकराएगी कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ होगा और फिर वहां पर वो रुका होगा उसके सरफेस पर, तो उसको आपने केमिकल बोल दिया। फिजिकल केमिकल समझे? फिजिकल कहने का मतलब कि आपके पास नॉर्मल फिल्टर था, ये मान लो यहां पर अटक गया, हवा आपके पास में आगे चली गई, तो आपने फिजिकल बोल दिया। आपके पास ये जाता है और इससे रिएक्ट कर दे, रिएक्ट करने के बाद यहां रुक जाए, तो आपने उसको क्या बोल दिया, केमिकल एडॉप्शन बोल दिया। और आगे चलो, आपके पास में जो भी एडजॉर्बेंट आप यहां पर यूज करोगे, क्या चीज, जो भी यहां पर ये एडजॉर्बेंट यहां पर यूज करोगे उसकी 2 प्रॉपर्टी यहां पर होती हैं। एक है आपके पास में दैट इज एफिनिटी फॉर स्पेसिफिक सब्सटेंस, कि जो आप पर्टिकुलर, आप एक्टिवेटेड कार्बन उठा के ले आए तो वो पर्टिकुलर वहां पर आपके पास में एक पर्टिकुलर चीज को रिमूव करना होगा। इसमें लिखा है स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए उसका एफिनिटी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो गैसियस पॉल्यूटेंट आ रहा होगा आपको कहीं ना कहीं
ये आइडिया होगा कि इसमें क्वांटिटी किस किस चीज का ज्यादा आ रहा है। और एक बार आपको पता चल जाए कि इसमें कौन कौन सा क्वांटिटी ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप एडजॉर्बेंट बेड वहां पर उठाकर ले आते हो। तो एक कहानी तो वो ही। तो आपके पास पहला आपके पास प्रॉपर्टी क्या, एफिनिटी फॉर स्पेसिफिक सब्सटेंस। आगे चलो कि सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो आपके पास में ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ज्यादा आपके पास में रिमूवल। ये तो बहुत पहले से पढ़ते आए हो। तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। आगे चले, अगर बात करें किसकी, एडजॉर्बेंट की। ये किसका प्रॉपर्टी है, एडजॉर्बेंट का। और एडजॉर्बेंट की बात करें तो आपने वहां पर कुछ जो सिंपल एडजॉर्बेंट, मोस्टली जो एडजॉर्बेंट यूज करते हो उसकी बात करते हैं। पहला क्या है, एक्टिवेटेड कार्बन। सबसे ज्यादा जब ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पढ़े थे तभी बोल दिए थे, कभी भी एडजॉर्बेंट का नाम आए बिल्कुल आंख बंद करके एक्टिवेटेड कार्बन लिख दो, क्योंकि ये हर जगह देखने को मिलेगा। तो आप एक्टिवेटेड कार्बन का भी यूज करते हो, आप एक्टिवेटेड एल्यूमिना का भी यूज करते हो, आप सिलिका जेल का भी यूज करते हो, आप मॉलिक्यूलर सीव का भी यूज करते हो। कुछ इतने टाइप के एडजॉर्बेंट आप जनरली यहां पर यूज कर रहे होते हो। इज इट ओके? एल्यूमिनियम वगैरह भी आप यूज कर लेते हो, नॉर्मल एक्टिवेटेड एल्यूमिना यूज किया हुआ है। अब बात करते हैं, तो देखो ये एडजॉर्बेंट में अगर बात करें तो जैसे दो के लिए यहां पर दिखाया है कि एक्टिवेटेड कार्बन आपके पास में हाइड्रोकार्बन SO2 H2S इनको बहुत आसानी से रिमूव कर देता है। यहीं पर बात करें मॉलिक्यूलर सीव की तो इसमें NO2 आपके पास में रिटेन कर जाता है। इस तरीके से हर एक का अपना अपना प्रॉपर्टी होता है। एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड एल्यूमिना, सिलिका जेल और यहां पर आ गया दैट इज योर मॉलिक्यूलर सीव। इज इट ओके? बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है इन एडजॉर्बेंट के साथ। बोलो क्या? तो वहां पर प्रॉब्लम ये है कि टेम्परेचर जनरली जो आपके पास में ये गैसियस पॉल्यूटेंट आएगा इसका कभी कभी टेम्परेचर ज्यादा होता है। और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हर एक एडजॉर्बेंट का अपना एक टेम्परेचर का लिमिट है। जैसे कि अगर बात करो कि तुम एक्टिवेटेड कार्बन की बात करो तो ये 150 डिग्री सेल्सियस तक बियर कर सकती है, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर तुम यहां पर एक्टिवेटेड एल्यूमिना की बात करो तो 500 डिग्री सेल्सियस तक बियर कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अगर बात करो सिलिका जेल की तो आप इसको 400 डिग्री सेल्सियस तक बियर करवा सकते हो। और बात करो मॉलिक्यूलर सीव की तो ये 600 डिग्री सेल्सियस तक इसका बियरेबल लिमिट है। तो प्रॉब्लम सिर्फ यहां पर है। प्रॉब्लम कहां पर है कि आपके पास में यहां पर हाई टेम्परेचर हुआ, एफिशिएंसी कहीं ना कहीं कम होती जाएगी। पहली कौन सी बात करी आपने, एडजॉर्प्शन यूनिट की। तो आपके पास मेनली जो एडजॉर्प्शन यूनिट जितने टाइप की भी होती हैं उनमें से जो मेन कंसिडरेशन था आपके पास में कुछ ये था। पहला क्या कि एडजॉर्प्शन बेड होगा, किसी पोरस मटेरियल का होगा। किसका? ये चार दिया, एक्टिवेटेड कार्बन, एक्टिवेटेड एल्यूमिना, सिलिका जेल एंड मॉलिक्यूलर सीव। नेक्स्ट आपके पास में फिजिकली हो सकता है, केमिकली हो सकता है, तो ये अंडरस्टूड है। Affinity for specific substance and surface to volume ratio, these are the two most important property for an adsorbent. Is it okay? आगे चले तो आपने बोला यहाँ पर that is activated carbon mainly हाइड्रोकार्बन SO2 और H2S को रिमूव कर सकता है, मॉलिक्यूलर सीव NO2 को रिमूव कर सकता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका एफिशिएंसी थोड़ा कम होगा, ये 150 तक काम करता है, ये 500 तक, दिस वन इज 400 एंड लास्ट वन मॉलिक्यूलर सीव अप टू 600 डिग्री सेल्सियस। और आप देखते हैं कि आपके पास में एडजॉर्प्शन यूनिट कौन कौन सी होती हैं। एडॉप्शन यूनिट्स की अगर बात करें तो ये एडॉप्शन यूनिट बेसिकली यहां पर तीन टाइप की आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें से एक होता है आपके पास में दैट इज योर फिक्स बेड एडजॉर्बर, दूसरे होते हैं आपके पास में दैट इज योर मूविंग बेड एडजॉर्बर, और तीसरा होते हैं आपके पास में फ्लूइडाइज्ड बेड एडजॉर्बर। एक क्या है आपके पास में फिक्स्ड बेड, दूसरा क्या है आपके पास मूविंग बेड, और तीसरा क्या है आपके पास में फ्लूइडाइज्ड बेड एडजॉर्बर। सबसे पहले बात करते हैं कौन सा है, दैट इज योर फिक्स्ड बेड एडजॉर्बर, सेकेंड वन इज मूविंग बेड एंड थर्ड वन इज फ्लूइडाइज्ड बेड। फिक्स्ड बेड की बात करें, जैसा नाम वैसा काम। आप क्या करते हो, आप एक बेड को फिक्स कर दिए, इस बेड के ऊपर आपने क्या लगा दिया, आपने वहां पर इसको लगा दिया दैट इज योर एक्टिवेटेड कार्बन। और जनरली इस एक्टिवेटेड कार्बन को अगर आपने 1.3 सेंटीमीटर के डेप्थ या उससे कम में लगाया है तो आप इसको थिन एडजॉर्बर बोलते हो। और अगर यहां पर ये ग्रेटर देन आपके पास में 1.3 सेंटीमीटर लगाया है तो इसको आप यहां पर थिक एडजॉर्बर बोलते हो।
इज इट ओके? दो चीजें कि आपने बोला कि एक एक्टिवेटेड कार्बन है, अगर आपके पास में 1.3 सेंटीमीटर से ज्यादा का डेप्थ है तो दैट इज थिक, अगर उससे कम है तो आपके पास में आया क्या? थिन। बट बेड जो है वो फिक्स है, आपके पास फिक्स बेड है, आपने एयर को पास करवाया, जो भी गैसेस पॉलिटेंट था वो वहां पे रुका और क्लीन गैस आपके पास में आगे चला गया, आपने बोल दिया दैट इज योर फिक्स्ड बेड एडसॉर्बर। इसके साथ एक और है, अगर मोर देन वन बेड आपने यहां पर यूज किए, कितने? मोर देन वन बेड यूज किए, तो इसको आप बोल देते हो दैट इज योर मल्टीपल फिक्स्ड बेड एडसॉर्बर। ओके, जैसा नाम वैसा काम। दूसरा बात करो मूविंग बेड, तीसरा फ्लूइडाइज्ड बेड। मूविंग बेड में क्या है? मूविंग बेड में आपने क्या कर दिया? एक रोटेटिंग ड्रम यूज कर लिया। कैसा ड्रम यूज कर लिया? रोटेटिंग ड्रम यूज कर लिया। और इसमें आपने क्या कर दिया? इसमें आपने दे दिया आपके पास में एडसॉर्बेंट। तो जब यहां से एयर इंटर करेगा, वो रोटेट कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं पूरा कांटेक्ट में आएगा और एडसॉर्बेंट को उसका काम करने देगा। तीसरा क्या है? फ्लूइडाइज्ड बेड। फ्लूइडाइज्ड बेड आपके पास में कैसे होते हैं? सैलो होते हैं और साथ में मूविंग फ्लोटिंग कंडीशन टाइप से होते हैं। तो आपने सैलो फ्लोटिंग बेड वहां पर प्रोवाइड करवा दिए, जब एयर उनसे पास करेगा कहीं ना कहीं गैसियस पॉलिटेंट को एडसॉर्बेंट वहां पर रोक लेगा और आपके पास में क्लीन गैस को आगे आने देगा। तो ये बेसिकली आपके पास में क्या थी? ये बेसिकली आपके पास में थी दैट इज योर एडसॉर्प्शन यूनिट। और अब आगे चलते हैं, दैट इज योर एब्जॉर्प्शन यूनिट। ओके, एब्जॉर्प्शन यूनिट के बाद में आपके पास में सेकंड आता है क्या? दैट इज योर एब्जॉर्प्शन यूनिट। अब यहां पर आपके उसके जो भी मटेरियल आप यूज करोगे कहीं ना कहीं उसके अंदर वहां पर वो रुक रहा होगा, रिटेन कर रहा होगा। तो एब्जॉर्प्शन यूनिट की बात करें तो आपके पास में अगर इसकी कुछ प्रॉपर्टी या इसके कुछ पैरामीटर्स के बारे में जाने तो सबसे पहला पैरामीटर की सॉल्वेंट का आप किसी ना किसी एक लिक्विड मटेरियल का यूज कर रहे होगे, आप किसी एक लिक्विड सॉल्वेंट का यूज कर रहे होगे। सो लिक्विड एब्जॉर्बेंट आपने यहां पर यूज किया सॉल्वेंट को, ठीक है। दूसरा, रिमूवल यहां पर भी आपके पास में फिजिकल और केमिकल हो रहा होगा। कहने का मतलब फिजिकल मतलब नॉन रिएक्टिव, केमिकल मतलब रिएक्टिव, या तो कोई रिएक्शन हुआ होगा या तो नहीं हुआ होगा। दोनों वेज यहां पर भी यूज हो रहे होंगे जैसे कि एडसॉर्प्शन में होते थे। और आगे चलें तो मेनली अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो इसके लिए आप जो वहां पर लिक्विड सॉल्वेंट यूज करते हैं वो आप एसिड और एल्कली अर्थ के करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास में Na, NH3, MgO और CaO। SO2 के रिमूवल के लिए जो सॉल्वेंट यूज कर रहे होंगे उनके बारे में यहां पर थोड़ा सा बता दिया है। एक चौथा पॉइंट है कांटेक्ट। तो कांटेक्ट आपको यहां पर जो भी गैसियस पॉल्यूटेंट है और जो भी सॉल्वेंट है उसको आपको इंटीमेट कांटेक्ट में लाना होता है फॉर बेटर रिमूवल ऑफ दैट गैसियस पॉल्यूटेंट। इज इट ओके? तो ये तो रहा आपके पास में किसका इंट्रोडक्शन, एब्जॉर्प्शन यूनिट का। अब बात करेंगे एब्जॉर्प्शन यूनिट होते कितने टाइप की है, तो वो देखो आपके पास में कि एक है आपके पास में स्प्रे टावर, एक है आपके पास में प्लेट या ट्रे टावर, और तीसरा है आपके पास में दैट इज योर पैक्ड टावर। एक है आपके पास में स्प्रे, दूसरा प्लेट और ट्रे, तीसरा है पैक्ड। एक एक करके उठा लेते हैं सभी को। पहला क्या बोला आपने? स्प्रे टावर। और जब स्प्रे टावर की बात करी तो उसकी प्रॉपर्टीज कुछ यहां पर हैं कि जैसे सबसे पहला लार्ज वॉल्यूम हैंडल लिखा है, कहने का मतलब एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट को ये यहां पर हैंडल कर सकता है। इज इट ओके? सबसे पहला क्या हुआ आपके पास में? स्प्रे टावर हुआ। अब आप करेंगे क्या इसमें आपके पास में एक गैसियस, आपके पास में एक लिक्विड सॉल्वेंट होगा, उसके थ्रू आपने यहां पर पास करवाया होगा इस गैसियस पॉल्यूटेंट को। वो गैसियस पॉल्यूटेंट उसमें ही रुका हुआ, ऊपर से आपके पास में क्लीन गैस निकल गई होगी। तो पहला आपके पास में हुआ लार्ज वॉल्यूम हैंडल, दूसरा हुआ लिटिल प्रेशर ड्रॉप। इज इट ओके? हालांकि प्रेशर ड्रॉप आपके पास एफिशिएंसी से रिलेट करता है, लिटिल प्रेशर ड्रॉप है तो एफिशिएंसी भी कम होगा कहीं ना कहीं। तीसरा बोलता है कि अगर कंसंट्रेशन लो है, किसका? आने वाले गैसियस पॉल्यूटेंट का। अगर आने वाले गैसियस पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन लो हो जाए तो एफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। बट अगर तुम ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करो, मैंने क्या बोला कि अगर आने वाले गैसियस पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन यहां पर कम है, एफिशिएंसी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। यहीं पर आपके पास बोलता हूं कि अगर ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करोगे तो कंपेयर टू अदर आपके पास इसका एफिशिएंसी कम ही देखने को मिलता है। इज इट ओके? अब मान लो कि कुछ पार्टिकुलेट मैटर मान लो पिछला बच के आ गया तो वो भी यहां पर रिमूव हो जाता है। आप बोलते हो कि गैसेस पर पार्टिकुलेट मैटर दोनों वहां पर रिमूवल देखने को मिल जाते हैं। इज इट ओके? ये किसके बारे में था? स्प्रे टावर के बारे में था।
दूसरा अगर उठाओ तो दूसरा क्या आता है, प्लेट ट्रे मेथड। और प्लेट ट्रे टावर आपके पास कुछ नहीं है, नॉर्मली आपके पास में एक ट्रे, दूसरा ट्रे, तीसरा, चौथा, आपके पास में एयर आया, फिर आया, फिर आया, फिर आया, तो आपके पास नॉर्मल एयर ऊपर निकल गया ट्रीटेड वाला और पॉल्यूटेड वहीं पर रह गया। तो आपके पास में प्लेट और ट्रे टावर का यहां पर इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहला पॉइंट है लार्ज लिक्विड गैस इंटरफेसियल, ज्यादा इंटरफेस एरिया होता है, ज्यादा लिक्विड और गैस वहां पर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ पाता है। दूसरा आपके पास में जिग जैग फ्लो। जिग जैग फ्लो क्यों बोला है, क्योंकि आपके पास जब ट्रे में एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे ट्रे में जा रहा होगा तो आपको एक नॉर्मल वहां पर एक लेमिनार फ्लो नहीं देखने को मिलेगा कि आपको बस सीधा वहां पर गैस जाते ही जा रहा है। तो वो आपके पास में जिग जैग फ्लो था, आपके पास में थोड़ा सा अप डाउन था, तो आपने इसको क्या बोल दिया, दैट इज योर जिग जैग फ्लो। और तीसरा आता है आपके पास में क्या, दैट इज योर पैक्ड टावर। नेक्स्ट आपके पास में देखने को मिलता है दैट इज योर पैक्ड टावर। और पैक्ड टावर की यहां पर आपके पास में प्रॉपर्टीज देखी जाए तो सबसे पहला कि पैकिंग आपके पास में यहां पर आप करवाते हो, क्यों, ताकि कांटेक्ट टाइम को बढ़ाया जा सके वेपर और लिक्विड के बीच में। वेपर आपके पास में गैसियस फॉर्म एंड लिक्विड के बीच में आपको वहां पर कांटेक्ट टाइम बढ़ाना था, तो आपने बोल दिया कि वहां पर एक अच्छी खासी पैकिंग करवा के रखी है। दूसरा कि लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो आपके पास में ज्यादा है, ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करवा रहे हो। साथ में ही आपके पास में वॉइड रेशियो ज्यादा है। वॉइड रेशियो कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉइड रेशियो ज्यादा है तो वॉइड ज्यादा होंगे तो स्पेस ज्यादा होगा। और यहीं आपके पास में क्योंकि लार्ज वॉइड रेशियो है इसीलिए मिनिमम रेजिस्टेंस टू फ्लो है। अगर यहां पर वॉल्यूम वॉइड्स का ज्यादा ना होता, ज्यादा स्पेस वहां पर ना होता, तो कहीं ना कहीं उसको रेजिस्टेंस मिल रहा होता, बट क्योंकि वॉइड रेशियो ही ज्यादा है मतलब स्पेस ज्यादा है, और अगर स्पेस ज्यादा है तो आपने बोला मिनिमम रेजिस्टेंस टू फ्लो। नेक्स्ट आता है आपके पास में जो ये पैक्ड टावर आप बनाते हो, ये आपके पास में लाइट वेट होता है, और यहां पर ये साथ में लाइट वेट होने के साथ कैसा होता है, अनब्रेकेबल होता है। इज इट ओके? आपके पास एफिशिएंसी इसकी बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू आपके पास में ये दोनों। आपके पास पैक्ड टावर की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा निकल के आती है, बट एक ओनली प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलता है कि ये इजीली क्लॉग्ड हो जाता है अगर वहां पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट वहां पर आ जाए। सो तीसरा क्या था, पैक्ड टावर। एक बार बता देता हूं वापस से, देखिए पैकिंग ज्यादा है ताकि आपके पास वेपर और लिक्विड के बीच में कॉन्टैक्ट टाइम बढ़ सके। लार्ज आपके पास में यहां पर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है, लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो के साथ लार्ज वॉइड रेशियो है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो आपके पास में मिनिमम है। साथ में ये पूरा का पूरा पैक टावर जो है ये लाइट वेटेड है, अनब्रेकेबल है, इजीली क्लॉग्ड हो जाता है और सबसे ज्यादा एफिशिएंसी निकाल के लाता है। तो ये तीन क्या हो गए आपके पास में, एब्जॉर्प्शन यूनिट हो गए। एक स्प्रे टावर हुआ, एक ट्रे टावर हुआ और एक आपके पास में पैक टावर हुआ। अब दो और यूनिट बचता है, एक बचता है कंडेंसेशन यूनिट और एक बचता है कंबस्टन और इंसिनरेशन यूनिट। तो नेक्स्ट हम जाते हैं कहां पर, दैट इज योर कंडेंसेशन यूनिट। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बाद आपके पास थर्ड आता है, दैट इज योर कंडेंसेशन यूनिट। क्या बोलते हो आप इसको, दैट इज योर कंडेंसेशन यूनिट। और इसके बाद एक और लास्ट बचेगा, दैट इज कंबस्टन। कंडेंसेशन देखो, कंडेंसेशन बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है कंडेंसेशन का, कि आपके पास में जो भी पार्शियल प्रेशर है एक फिक्स टेम्परेचर पर, अगर मैं बोलूं कि आपके पास में एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपके यहां पे जो भी इसका पार्शियल प्रेशर है, अगर मैं इसको यहां पर इंक्रीज कर दूं, कब तक, जब तक कि ये आपके पास में बराबर या ज्यादा ना हो जाए किससे, वेपर प्रेशर से। अगर यहां पर आपके पास इसके किसी भी आपके पास इस गैसियस पॉल्यूटेंट वाले को आपके पास इतना इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ाया जाए फिक्स टेम्परेचर पर कि वेपर प्रेशर से ज्यादा या इसके बराबर हो जाए, तो वहां पर उसको कंडेंस किया जा सकता है। तो पूरा थ्योरी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि आपने क्या करवा दिया, कंडेंस करवा दिया। अलग अलग पॉल्यूटेंट अलग अलग लेवल पर कंडेंस हो रहा होगा। अब यहां पर अगर मेनली बात करें तो आपके पास में दो टाइप के आप कंडेंसर यहां पर यूज करते हो। एक आते हैं आपके पास में दैट इज योर सरफेस कंडेंसर और दूसरे आते हैं आपके पास में दैट इज योर कॉन्टैक्ट कंडेंसर। पहला क्या बोला मैंने, सरफेस कंडेंसर, दूसरा है आपके पास में कॉन्टैक्ट कंडेंसर। सरफेस कंडेंसर की बात करें तो आपने नॉर्मली एक वहां पर सरफेस नॉर्मल आपने ऐसा रखा, जैसे उसके ऊपर गैसियस पॉल्यूटेंट आया, कंटामिनेंट उसके ऊपर एब्जॉर्ब हुआ और गैसियस पॉल्यूटेंट क्या कर गया, कंडेंस कर गया।
मैंने क्या बोला, कोई भी सरफेस है, गैसियस पॉल्यूटेंट उसके कांटेक्ट में आया, कंटामिनेंट वहां पर एब्जॉर्ब हुआ और उसके बाद जो भी गैसियस गैस वगैरह होगा वो आपके पास पॉल्यूटेंट वगैरह होगा, क्या कर जाएगा, कंडेंस कर जाएगा। यहीं पर अगर बात करें कांटेक्ट की, तो इस कांटेक्ट में आप क्या, कांटेक्ट कंडेंसर में क्या करते हो, कूलिंग आपके पास जो मीडियम है वो और जो गैस है वो, इन दोनों को आप एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में इनको लाओगे, कहीं ना कहीं आपके पास में वो कंडेंस कर जाएगा, आपका वहां पर काम हो गया। अगर कंपेयर कर दो दोनों को, अगर कंपेयर कर दो आपके पास में, तो कांटेक्ट कंडेंसर ज्यादा एफिशिएंसी देता है, साथ में आपके पास इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, इतना वहां पर टफ नहीं होता मेंटेन करने के लिए। इज इट ओके? तो दो टाइप के कंडेंसेशन आप यहां पर देखते हैं, एक देखा आपने सरफेस कंडेंसर और एक देखा आपने आपके पास में दैट इज योर कांटेक्ट कंडेंसर। और जनरली ये जो ये कंडेंसेशन यूनिट है, कंडेंसर का जो यूज है, ये आप यहां पर प्री ट्रीटमेंट डिवाइस की तरह यूज करते हो। कैसा? प्री ट्रीटमेंट यूनिट की तरह आप यूज करते हो फॉर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। कहने का मतलब इनको आप यहां पर एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों यूनिट के बाद भी आप यहां पर यूज इसका कर लिया करते हो। ये क्या रहा आपके पास, कंडेंसेशन यूनिट। एंड लास्ट वन इज व्हाट, योर कंबस्टन और इंसिनरेशन यूनिट। अब हम आगे इसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है दैट इज योर कंबस्टन और इंसिनरेशन यूनिट। लास्ट वन इज व्हाट, दैट इज योर कंबस्टन एंड इंसिनरेशन। तो नाम से आपको क्लियर है कि या तो कंबस्टन करवा रहे होंगे या तो इंसिनरेट करवा रहे होंगे। कुल मिला के बात इतनी सी है, यहां पर आप कूलिंग करवा रहे थे, यहां पर आप बर्न करवा रहे हो। तो कंडेंसेशन और इंसिनरेशन यूनिट में मेनली आप क्या करवाओगे, कंबस्टन या इंसिनरेशन यहां पर करवा रहे होगे। अब अगर बात करें, यहां पर अगर बात करी जाए तो आपके पास में एक आता है क्या, दैट इज योर, यहां पे आपको चार चीजें मेंशन करनी, मैं यहां पर मेंटेन करनी है। एक है आपके पास में ऑक्सीजन, एक है आपके पास में टेम्परेचर, एक है आपके पास में दैट इज योर टर्बुलेंस, और एक है आपके पास में दैट इज योर टाइम। एक है आपके पास में टेम्परेचर, दूसरा है आपके पास में टर्बुलेंस, तीसरा है आपके पास टेम्परेचर और चौथा है आपके पास में टाइम। इंसिनरेट करने में, कंबस्टन करने में इन चार चीजों को आप यहां पर मैनेज करते हो। अब देखो, इंसिनरेट करवा रहे हो, कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, तो तुम्हारी कोशिश ये होती है कि ये ऑक्सीडेशन जो है ये आपके पास में अप टू लास्ट पॉइंट चला जाए। कहने का मतलब कि ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा आपके पास हो रहा हो, ताकि आपके पास जो भी रिजल्टेंट है उसमें आपके पास में अनबर्न मटेरियल यहां पर जितना ज्यादा कम हो सके उतना ज्यादा हमको कम मिले। तो क्या बोला मैंने, कंबस्टन कराना था, इंसिनरेट कराना था, और अगर इसको कराना था तो चार चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन, सेकंड वन इज टेम्परेचर, थर्ड वन इज टर्बुलेंस एंड फोर्थ वन इज योर टाइम। और यहां पर अगर देखें तो ऑक्सीडेशन आप चाहते हो कि लास्ट पॉइंट तक हो, ऑक्सीडेशन फुल हो। ऑक्सीडेशन अगर फुल हुआ तो आपके पास में अनबर्न मटेरियल यहां पर हमको देखने को मिलेगा। अब अगर इसके आगे चलते हैं आपके पास में, तो यहां पर एक छोटी सी पॉइंट ये वाली बात आती है कि मान लो कि ऑक्सीजन यहां पर कम है, आपके पास में ऑक्सीडेशन कराना है, और अगर ऑक्सीजन कम है तो जो रिजल्टेंट मिलता है वो आपको एक सूट मिलता है और दूसरा आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। बट यहीं पे अगर आपने ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन किया होता तो आपके पास जो रिजल्टेंट मिलता वो क्या मिलता, CO2 मिलता। आप कोशिश ये करते हो कि आप चीजों को पूरा बर्न करवा सको, आप वहां पर ऑक्सीडेशन को लास्ट लेवल तक लेके जा सको। तो आपने बोला कि आपके पास में यहां पर O2 अगर कम हुआ तो सूट और CO मिलेगा, O2 अगर आपके पास में ज्यादा हुआ तो आपके पास यहां पर क्या देखने को मिलेगा, CO2 आपको यहां पर देखने को मिलेगा एज अ रिजल्ट। अब यहां पर कंबस्टन की अगर बात करें तो ये कंबस्टन आपके पास में मेनली तीन टाइप से यहां पर देखने को मिलता है। कितने टाइप से, तीन टाइप से। एक होता है आपके पास में दैट इज योर डायरेक्ट फ्लेम कंबस्टन। क्या होगा पहला, दैट इज योर डायरेक्ट फ्लेम कंबस्टन। सेकंड अगर यहां पर बात करें तो सेकंड आता है आपके पास में दैट इज योर थर्मल कंबस्टन। सेकंड आपने क्या करवा दिया, थर्मल कंबस्टन। और तीसरा आता है आपके पास में दैट इज योर कैटालिटिक कंबस्टन। आप यहां पर तीसरा बोल देते हो, थर्ड वन इज व्हाट, दैट इज योर कैटालिटिक कंबस्टन। सबसे पहला देखो
डायरेक्ट फ्लेम कंबस्शन, गैसियस पॉल्यूटेंट को लाते हो, किसी भी एडिशनल फ्यूल की कोई जरूरत नहीं, किसी भी एडिशनल फ्यूल को मिलाने की कोई जरूरत नहीं, आपने डायरेक्टली कंबस्टन करवा दिया, दैट इज डायरेक्ट फ्लेम कंबस्टन, इंसिनरेशन। ओके। सेकंड, थर्मल कंबस्टन कब करवाते हैं? जब आपके पास आने वाले गैसियस पॉल्यूटेंट में पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हो, कि डायरेक्टली फ्लेम देने का कोई सेंस नहीं है, तो आपने वहां पर क्या करवा दिया? थर्मल कंबस्टन यहां पर करवा दिया। तीसरा, कैटालिटिक, कि मान लो कि जो कंसंट्रेशन आ रहा था उससे भी और कम आ गया, कहीं ना कहीं ये आपके पास में फिजिबल ही नहीं हुआ करवाना, तो आपके पास में आप कुछ कैटलिस्ट वहां पर ऐड कर देते हो ताकि प्रोसेस आपके पास में आगे जा सके, कंबस्टन हो सके। अब कैटलिस्ट डालने से आपके पास में यहां पर एक और यहां पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको मालूम होनी चाहिए, कि जब आप कैटलिस्ट को ऐड करते हो तो वो केमिकल चेंज नहीं करता, वो सिर्फ रिएक्शन को वहां पर तेज कर देगा, रिएक्शन को थोड़ा फास्ट कर देगा, ताकि आपके पास में यहां पर कंबस्टन हो सके। कुछ आपके पास में यहां पर अलग अलग यहां पर कैटलिस्ट है जिनका यूज होता है, जैसे कि एक आता है आपके पास में, दैट इज योर वैनेडियम पेंटॉक्साइड, ये होता है आपके पास में SO2 के रिमूवल के लिए। कौन सा है आपके पास में? दैट इज योर वैनेडियम, आपके पास में दैट इज योर पेंटॉक्साइड, ये आपके पास में किसके लिए होता है? SO2 रिमूवल के लिए होता है। यहीं पर अगर दूसरे कैटलिस्ट की बात करें तो आपके पास दूसरा आता है किसके लिए? दैट इज योर प्लेटिनम मेटल, और प्लेटिनम मेटल रिमूवल के लिए किसके होता है? दैट इज योर NO2 के रिमूवल के लिए। यहीं पर अगर तुम एक्टिवेटेड एल्यूमिना की बात कर दो, किसकी? एक्टिवेटेड एल्यूमिना की, तो ये आपके पास में हाइड्रोकार्बन्स के लिए यहां पर यूज कर लिया जाता है। तो ये कहानी थी आपके पास में गैसियस पॉल्यूटेंट को कंट्रोल करने की। 4 पार्ट बताए, एड्सॉर्प्शन बताया, एब्जॉर्प्शन बताया, कंडेंसेशन बताया, कंबस्टन बताया। आपके पास में एड्सॉर्बेंट वहां पर हमने देखा, 3 टाइप के देखे थे। एब्जॉर्प्शन यूनिट आपके पास में 3 टाइप की देखी, आपके पास कंडेंसेशन यूनिट देखा, आपने कंबस्टन यहां पर 3 टाइप का देखा। दिस वन वाज द कंट्रोलिंग डिवाइस फॉर गैसियस पॉल्यूटेंट, पार्टिकुलेट मैटर हम पहले निकाल चुके थे, और यहां पर आपके पास में ये कंट्रोलिंग वाला जो था, कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, वो वहां पर यहां पर थोड़ा सा खत्म होता है।